मीडिया के मेरे सारे दोस्तों और यहाँ के इंचार्ज, मीडिया बोले तो प्रिंट मीडिया आया, टीवी आया, यूट्यूब आया, सब कुछ आया। तो हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी श्री देवेंद्र यादव जी, औजाला जी कैंडिडेट यहाँ के, सोनी जी, अंजनाला जी डीसीसी प्रेसिडेंट, पप्पू डीसीसी प्रेसिडेंट, डिम्पा जी, राजकुमार वीरका, ये सभी यहाँ पर इस मंच पे बैठे हैं प्रेस के। मैं उनको और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये प्रेस मीट जो आज यहाँ हो रही है ये बहुत ही अहम है, और ख़ास करके अमृतसर में जहाँ पर सारे दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनके दर्शन लेते हैं, और खास करके गोल्डन टेम्पल की ख्याति बहुत है। मैं कईयों बार आया था, जब स्टूडेंट था, स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था उस वक्त आया था। फिर मैं बोर्ड ऑफ रीजेंट था तो लुधियाना में, वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहली थी, अभी भी है, उसका भी रिसर्च ग्रुप में मैं 71 में आया था। उसके बाद में अनेक बार आया हूँ, लेकिन ऐसा पब्लिकली हमको आपका दर्शन लेने का अवकाश नहीं मिला। लेकिन आज मैं इस चुनाव के दौरान पे प्रचार के लिए आया हूं, और आज पंजाब के युवाओं में एक बहुत बड़ी मायूसी और फ्रस्ट्रेशन आया है, क्योंकि यहाँ पर नशे की लत पंजाब के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसी की वजह से पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दिनों दिन बदतर होते जा रही है। गांव के गांव खत्म, खाली हो रहे हैं। किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े, और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि रोजगार के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं है। डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी ने पंजाब के एमएसएमई जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की नुकसान यहाँ पर बहुत पहुँचा है। ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के वजह से हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बहुत ही सिंपल बनाएंगे, और जीएसटी खास करके जिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलने के लिए जो करना है वो हम अपने हिस्से करेंगे। उसके अलावा भी और इसके अलावा इंडस्ट्री मालिक को भी इनकम टैक्स अधिकारों द्वारा जो आज डराया धमकाया जा रहा है,
और आप तो जानते हैं मोदी जी के पास, शाह जी के पास एक एक ऐसे हथियार है, उन हथियारों को उन्होंने उपयोग करके लोगों को सता रहे, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, अनेक प्रकार के उनके पास हथियार है जिसका मिसयूज वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाली सरकार संविधान के तहत चलेगी और संविधान का ठीक ढंग से उपयोग करके जो तकलीफात है या जो लोगों को नुकसान हो रहा है वो नुकसान के लिए वो जो लोगों के लिए जो ऐसे कानून बनाए दर्दनाक, उनके बारे में भी हमारी गठबंधन सरकार सोच करके लोगों की परेशानी कम करेगी। पंजाब का तो अन्नदाता सबको मालूम है। यहाँ का किसान हालांकि देश के खासकर सबसे कम जमीन रहते हुए भी भौगोलिक दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है पंजाब और हरियाणा, और ये दोनों राज्यों से ही देश का पूरा अनाज भंडार खाने के लिए मिलता है। और इससे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उनको अच्छी कीमत मिले और उनके जो भी दाम हो, एमएसपी हो या गारंटीज हो, उनको होना चाहिए। उसके बारे में वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत से एजिटेशन किए और इस मौजूदा सरकार को, यानी अपने बीजेपी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके सामने पूरे किसान लोग अपने जो भी विषय है या जो भी डिमांड है वो रखे। लेकिन डिमांड रखने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। जब किसान एजिटेशन शुरू करा तो उसमें कम से कम इतनी उनको तकलीफ दी कि उनको आंसू गैस छोड़ा गया और धूप में बैठे हुए लोग ठंडी में भी बैठे और किसान साल भर सड़कों पर बैठा। उसकी मोदी जी को उसकी फिक्र नहीं थी और लोगों को सताने के लिए कांटे बिछाए, दीवार बंधे, बहुत कुछ किए कि उस मोमेंट को तोड़ने के लिए वो हर चीज करते रहे। लेकिन लोग डरे नहीं। और उस वक्त किसानों के आंदोलन में कम से कम 750 लोग मारे गए, सुसाइड हो गया, हार्ट अटैक्स हो गए। ये सारी चीजें उस वक्त होने के बावजूद भी मोदी जी कभी ठसका मस वो नहीं बोले और वो हमेशा अपनी ही बात कहते रहे। और शुरू में तो ये बहुत बोले कि मैं वो करूँगा, ये करूँगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और आज लोग परेशान हैं। और उसके बजाय उन्होंने 3 काले कानून लाया, जो है एक तो मंडी का, एक तो प्राइस इसका फिक्सेशन का, और तीसरा जो अपना एमएसपी के लिए उन्होंने कुछ बात नहीं की, लेकिन उसको निकालने की भी उन्होंने कोशिश की। यानी हर चीज से तंग उन्होंने किया। तो इसीलिए हम एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लगाएंगे।
ये तो हमारा 5 न्याय जो है, उन 5 न्यायों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें एक युवा न्याय है, नारी न्याय है और किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है। ये 5 हम करेंगे। और उसके अलावा उसके नीचे जो आते हैं, यानी उसके अंदर जो 25 गारंटीज, वो पूरा मैं पढ़ के बताने के बजाय आप सभी को मालूम है कि हमारी पार्टी ने ये 5 न्याय के साथ 25 गारंटी भी, ये तो 5 न्याय है जो मैंने कहा। उसके अलावा ये हाथ बदलेगा हालात, इसमें हमने इस 5 न्याय को 25 उसमें गारंटी हमने दी है। तो ये 25 गारंटी, उसके अलावा रिसेंटली हमने ये कहा है कि 10 केजी फ्री अनाज लोगों को हम देंगे। और 10 केजी जो फ्री अनाज देने का वायदा हमने किया है, हम उड़ीसा और ट्राइबल एरिया में गए, बहुत से जगह मीटिंग्स हुई, तब जो गरीब लोग हैं खाने के लिए तरस रहे थे, तो उनकी हालात देखने के बाद उनके डिमांड के अनुसार हमने ये 10 केजी फ्री देने का हमारे एजेंडे में हमने रख दिया है। और वो उसको अगर हम ध्यान में लेंगे तो 6 हमारे न्याय हो जाएंगे। उसके अलावा जो क्रॉप इंश्योरेंस है, वो क्रॉप इंश्योरेंस की जो कंपेंसेशन मिलती थी, वो बहुत दिन के बाद, और 1000 रुपए लेना इंश्योरेंस के लिए और 200 रुपए देना, ऐसा वहाँ का रिवाज है। और उन कंपनियों को ये बढ़ावा दे रहे कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। जब तुम लोग गलत लोगों को, कॉरपोरेट लोगों को, कंपनियों को ऐसा बढ़ावा देकर गरीबों का पैसा छीन कर अगर आप अमीर लोगों को और अमीर करते हो, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिए उसको हम 30 दिन में उसका भुगतान करने के लिए हम काम करेंगे। और खेती के जितने भी सामान हैं उसको जीएसटी मुक्त कर देंगे, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे कोई खेती के सामान हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे औषध हो, चाहे जो भी चीज कनेक्टेड विथ खेती के संबंध में, उनको भी हम जीएसटी फ्री कर देंगे। और इन्होंने पहले कहा कि मैं अगर आया तो किसानों को जीएसटी नहीं लगाऊंगा, मैं सस्ते दाम में दूंगा, ये सब बोलते बोलते वो बहुत आए, लेकिन उन्होंने कभी उधर ख्याल नहीं किया, उल्टा पैसे गरीबों से लूट कर उन्होंने करते गए। उसके बाद भी आपको मालूम है डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और गैस ये भी बढ़ाए। तो हर चीज इनके जमाने में बढ़ते गई, कोई चीज कम नहीं हुई। फिर भी वो कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल में, मैं तो पहले ही बोला, सबका साथ तो ले रहे हैं लेकिन सबका सत्यानाश कर रहे हैं आप, ये मेरा कहना है। क्योंकि आप जिसमें हाथ डाल रहे वो सब गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। तो फिर आप क्या
कौन सी अच्छी बात कर रहे हैं आप? तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक तरफ तो हमारी आमदनी घट रही है, एक तरफ कीमतें बढ़ रहे हैं, और एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ ये महाशय अग्निवीर योजना लाके इन्होंने सारे युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया। क्या मिलिट्री में जितनी भर्ती रिक्रूटमेंट होती थी उसको खत्म इन्होंने किया, और 4 साल के लिए इन्होंने अग्निवीर स्कीम लाकर लोगों को कहा कि ये अग्निवीर स्कीम जो है आगे डिफेंस में रिक्रूट करने के लिए आएगा। रिक्रूटमेंट ही बंद करे आप। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख रिक्रूटमेंट है एम्प्लॉय, और पूरे देश का अगर आप हिसाब लिया, जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, सरकारी नौकरी है, ये सबका लिए तो आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी नौकरी खाली है, लेकिन मोदी जी कभी उसको भर्ती करने का सोचे नहीं। और बात तो करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनका भविष्य मैं उनका भविष्य देखूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। कहाँ जो है सो नौकरी दलितों की निकाल रहे हैं, पिछड़ों की निकाल रहे हैं, और आदिवासियों की निकाल रहे हैं, और ऊपर से बोल रहे हैं मैं उनका रक्षण करने वाला हूं। संविधान को अगर कोई प्रोटेक्ट करेगा वो मोदी करेगा, ऐसा बोलो। तो मोदी प्रोटेक्ट करने वाले अपने, अब आज के नौजवान जो परेशान है, अग्निवीर जैसे स्कीम को अपने लागू करके मिलिट्री में जो लोग जाना चाहते हैं, वो मिलिट्री में जाने वालों को भी आपने मदद नहीं कर रहे। ये इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? अगर आप जब जवान रहते हैं उसी वक्त उनको अगर नौकरी नहीं मिली तो उनका पेंशन कहाँ मिलेगा? उनको नौकरी में फिर कौन लेगा उम्र ज्यादा होने के बाद? ये सारी चीजें हैं, और महंगाई के कारण देश भर में जो भी चल रहा है वो एक तरफ चल रहा है, लेकिन जो इनके हाथ में है वो भी वो कर रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा आज देखिए, हम मोदी के विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस के विचारधारा के हम खिलाफ है। हम किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मोदी पाप बेचारा, गरीब घराने से आया, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या क्या की बोल लेते हैं। बोल लेंगे तो हमको कोई उसमें एतराज नहीं। अगर आप गरीबी से आते हैं तो गरीब बोल लीजिए, लेकिन बोलते बोलते आप ये भी बोलते हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगाने की बात भी करते हो, बाकी चीजें भी करते हो, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हो एक देश में। देश को संभालने के लिए, देश को एक होकर रखने के लिए आपका दायित्व होता है कि आप संभल के चले। और दूसरी बात यह है कि इस देश में अमन, चैन, तरक्की सब रहना चाहिए, लेकिन ये सब खत्म करने वाले लोग जो हैं वो मोदी जी के कमरे में बैठे हैं, मोदी जी के साथ है। और उसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पार्टी के ओर से जो हमने गारंटी दी है, और पहली नौकरी पक्की का, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपए सालाना और 8,500 रुपए महीना, ये हम जो दे रहे हैं, ये पहला स्कीम है देश में, अब तक कोई लागू नहीं किया। और श्रमिकों के लिए जो नरेगा में अब 200, 250, 300 रुपए मिलता है, हम उसको 400 रुपए मिनिमम वेजेस करने वाले हैं। और कर्ज माफी
MSP, ये दो चीजें भी हम करने वाले हैं। किसानों के कर्ज माफ, जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने कर्ज माफ करने का एक उन्होंने स्कीम लाया, 72,000 करोड़ उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करा। तो ये जो करने की हिम्मत होती है, ये सब मोदी जी हमेशा ज्यादा, मैं किस भाषा में बोलूं समझ में नहीं आ रहा, बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। तो हमारा, मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी का 100 बकना मनमोहन सिंह का 1 करना बराबर है, बराबर है, क्योंकि गपचुप करते हैं वो। कभी किसी को मैंने ये किया, मैंने वो किया, कभी नहीं बोले। अगर फाड़ खोद के चुबा भी निकाले तो देखो ये चुबा निकाला, मैं वहां से बोलते। तो ये इनकी आदत है। तो दोस्तों, ये बराबरी का हिस्सा और MSP, ये सारी चीजें हम करेंगे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के गरीब परिवारों के लिए मैंने अभी कहा कि 10 kg हम इसमें देने वाले हैं फ्री, और वो सब गरीबों के लिए अच्छा है देश के, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन कभी कभी मोदी जी ये हमारे मैनिफेस्टो को देखते नहीं, मैनिफेस्टो को पढ़ते भी नहीं। इसीलिए हमने उनको कहा, अगर मैनिफेस्टो में आपको सब मुस्लिम लीग का दिख रहा है तो मैं एक आदमी को भेजता हूँ, वो पढ़ेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा इसमें कौन सा है। ये देश के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, श्रमिकों के लिए है और हर पिछड़े हुए लोगों के लिए है। तो ये अपना जो भी डिमांड हम जनता के सामने रखे, जनता हमको जरूर आशीर्वाद देगी और आशीर्वाद दे के इस बार जिताएंगे और गठबंधन आने है। वन एट अ टाइम, एक और बड़ा मुद्दा है। देखो, ये जो है गठबंधन सरकार आएगी और हम ये जो आपके सामने रखे हैं मुद्दे, वो हम अनुष्ठान में लाएंगे। एक सवाल था, जैसे आपने पंजाब के जो मुद्दे हैं वो बताए हैं, किसानों का मुद्दा है, चाहे वो नशे का मुद्दा है, चाहे किसानों के बच्चे बाहर जा रहे हैं। लेकिन एक मीडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब मीडिया ये खबर चलाता है, अपने टीवी पे, अपने यूट्यूब पे चलाता है, तो उसको बैन कर दिया जाता है, FIR दर्ज की जाती है, रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की जाती है। उस पर आपका क्या कहना है? देखो, हम तो मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ राइटिंग होना चाहिए, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार वो होना चाहिए। उसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ। क्योंकि जो आज कोई भी चीज जो ठीक है, जो समझदारी की बात करता है, या थोड़ा सा जो सरकार के खिलाफ जाता है, तो उसको फौरन अंदर जेल में डालते हो, या उसका एडवर्टाइजमेंट बंद करते हो, या नहीं तो उसको किसी ना किसी बहाने निकाल देते हो। ये तो चल रहा है, देख रहे हैं हम। तो ये उसीलिए तो हमें बोल रहे हैं ना, जो संविधान है, संविधान को अब दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी में इस तरीके से अगर चला और मीडिया को चौखंबा बोलते हैं, तो इसीलिए हम तो ऐसे चीजों को कभी, अगर कोई गैर कानूनी चलाता है, अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है, तो बात और है, उसके लिए कानून है, कानून के तहत करेंगे। मोदी और शाह ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद खड़गे साहब की पोजीशन चली जाएगी। और इसके साथ मेरा मकसद ये है कि दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कुछ ट्रांसफर अभी भी हो रहे हैं। वही मैं बताना चाहता था। देखिए, मेरे पास तो लिस्ट है, यानी
मोदी जी बोलते कैसे हैं और चलते कैसे हैं। और उन्होंने, मैं पिछले का नहीं बोलने जाता हूँ, रिपीट होके आपको भी बोर हो जाएगा। 15 लाख का भी बोले, 2 करोड़ का भी बोले, डबल इनकम बोले, फलाना बोले, ये सब उनके जो सत्यवाणी है वो तो है निकली, लेकिन वो सब झूठ बन गया। अभी भी जब आपके बात पर मैं सहमत हूं, देखिए IAS ऑफिसर 27 तारीख आज कल, तो 27/5/2024 कोड ऑफ कंडक्ट है। 26 ऑफिसर्स को उन्होंने ये अपना ट्रांसफर किया और वो जहाँ पोस्ट है उन पोस्टों के लिए उन्होंने मेंशन किया कि इक्विवेलेंट पोस्ट कहाँ है, यूपी में किधर उधर इधर, जहाँ उनको द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एम्पैनलमेंट ऑफ द IAS ऑफिसर्स फॉर होल्ड। तो कोई फेवर नहीं करना, ये इलेक्शन के वक्त कोड ऑफ कंडक्ट रहता, तो इसीलिए तो कर्नाटक के बहुत से इंजीनियर्स लोगों का पोस्टिंग और प्रमोशन रुका है। और ये हमारी सरकार यहाँ की कानून से चलने वाली, संविधान के तहत चलने वाली और CEC यानी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पर चलने वाली ये काम की है। नहीं सुनो, और एक उन्होंने ये भी ऑर्डर निकाला, वो भी अपॉइंटमेंट्स कमेटी का, कैबिनेट का, वो 5 लोगों का है, ये भी कल ऑर्डर निकला गया। और तीसरा जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट डिफेंस रिसर्च, इसका भी एक्सटेंशन हुआ। ये सारी चीजें उन्होंने कहा है कि आप मोदी कह रहे हैं 4 के बाद आप चले। नहीं वो ये तो होने दो, ये चीजें तो उन्होंने कर रहे हैं। अब मोदी जी को नहीं, शाह साहब को फिक्र है ज्यादा मेरी तो। अरे ठहरो, शाह साहब आज देखा, मैं भी पेपर में पढ़ा कि वो बोल रहे हैं कि खरगे साहब की नौकरी चले जाएंगी 4 तारीख के बाद, यही ना। मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूं वो नौकरी करने के लिए नहीं है, मैं सेवा करने के लिए बचपन से पॉलिटिक्स में हूं। मोदी की जितनी एज है उतना एज मेरा बचपन से सर्विस करने में, पॉलिटिक्स में, और MLA MP बन के मैं हूं आज तक। तो वो क्या बोलते, कैसा भी है उनका जॉब खाली होने वाला है, मेरा जॉब चले जा रहा ना, ठीक बोल रहे वो, मेरा जाने वाला है और उनका खाली होने वाला है, तो वो सब जॉब्स हमको मिलेंगे, फिर उसमें देखेंगे। एक मिनट दूसरा RSS की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमको कैसे देखें कि इतनी बड़ी पार्टी होगी जो उनका जो उनकी मदर पार्टी है, जो उनसे निकले हैं, वो कह रहे हैं कि हम RSS की भी जरूरत नहीं है हमें। देखो भाई, उनकी मदर पार्टी रहने दो, फादर पार्टी रहने दो, हमसे कोई वास्ता नहीं, दोनों एक ही है हमारे लिए। जब तक उनकी विचारधारा एक है और उस विचारधारा से हम सहमत नहीं है, और इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ। उनकी विचार, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे मोदी बोल के, उनके विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वही विचारधारा RSS की है, वो दोनों एक होकर ही हमारे संविधान को खत्म करने का प्लान किए हैं। तो मैं उसमें नहीं जाता, उसको क्या देख रहे, इसको दोनों पहले मिलके ही काम किए और आज भी हमको देश को खत्म करने का काम वही कर रहे हैं। एक मिनट पूछना भाई, कोरोना दीवारी है ताड़ी वाली वन बाय वन पूछो में सबसे ज्यादा नशेकार बेरोजगारियां। आपकी सरकार इस पे काम किया जाएगा, क्योंकि पहले कई सरकारों ने किसी ने काम नहीं किया नशे पे और बेरोजगारी। आज नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार लोग फिर रहे हैं बेरोजगारी के लिए। अरे हम तो ये बोल रहे हैं ना सब, बेरोजगारी का
हमने पहले ही बताया कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकारी नौकरियां इतनी खाली है देश में 1 करोड़ के नजदीक, और 30 लाख तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ये बैकलॉग वैकेंसीज भी हम फिलअप करने के लिए हम गठबंधन की सरकार आई तो बराबर ये करेंगे। एक और दूसरा, आपने कहा, मैं पहले ही जिक्र किया उसका, नशेबंदी का, इसका। देखिए, ये है संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अगर खराब होते हैं, वैसा ही सरकार को चलाने वाले लोग अगर खराब हो जाते हैं तो ऐसी चीजें बढ़ते जाती है। संविधान अगर कितना भी खराब हो, अगर अच्छे लोग उसको मिले तो अच्छा होता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन हमको जरूर, आप बोले जैसा, युवाओं को इससे बचाना है और इसके लिए हमको डट के मुकाबला करना है। हम जरूर करेंगे इसके बाद। रेशम एक लड़े किधरों नहीं दबाया जा रहा है, जहाँ की जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे बड़ी अखबार अजीत न्यूज़पेपर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जो चीफ संपादक साहब है हमारे। नहीं, देखिए, मैं तो सारे जगह फिर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ तो सरकार जहाँ जहाँ मीडिया को दबाती है, और कई बार मीडिया भी, जो मीडिया के जो घराने हैं, बड़े बड़े अमीर कॉरपोरेट, उनके खिलौने भी है। छोटे मोटे पेपर तो अलग, सब टीवी, अब एक टीवी अगर आप देखेंगे 17 टीवी चैनल के मालिक है एक ही, और सब मिला के देश में 4-5 लोग 100 टीवी के 100 चैनल से ऊपर खरीदे हैं। तो अपने व्यू देने वाले, अपने सबको दबाने वाले इंडिपेंडेंट जो है टीवीज, और ये उसको तो ये लोग चाहते नहीं, उनके व्यूज को। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जब तक अच्छी बात को अच्छी नहीं कहेंगे और बुरी बात को बुरी नहीं कहेंगे, तब तक ये ऐसा लोग दबाते रहेंगे। गर्ग साहब लास्ट है। ये देखिए, अगर ऐसी मेरे तरफ से अगर मैं बोलते गया तो अभी शुरू किए शाह कि हम जीतने के बाद ये लोग बोलेंगे मशीन में गड़बड़ी हो गई इसलिए जीत। तो हम फेस तो कर रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे वो कहते हैं कि हम 400 पार। अरे तुम्हारा अस्तित्व तमिलनाडु में नहीं, आपका अस्तित्व केरला में नहीं है, आपका अस्तित्व तेलंगाना में नहीं है, आपका अस्तित्व कर्नाटक में 50-50 है, आप कमजोर महाराष्ट्र में हो, हर जगह कमजोर हो, और वेस्ट बंगाल में भी आप लड़ाई में हो, उड़ीसा में भी आप लड़ाई में हो, तो कहां से आ रहे भी आपके सीट 400 पर? जो हमारा एक सीट था कर्नाटक में, उस जगह हम 10-15 ला रहे हैं। तेलंगाना में हमारे 2 थे, हम वहां पर 8-10 से ज्यादा ला रहे हैं। और हर जगह आप ऐसा हिसाब निकालेंगे तो हम 0 से ऊपर आ रहे हैं, तो वो आप ही के आएंगे ना, हमको किसके आएंगे? क्या ऊपर से आएंगे? तो जब आपके घट रहे हैं, हमारे जब बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 400 पार तो छोड़िए, वो बकवास है, लेकिन वो सरकार बनाने के काबिल भी नहीं, 200 के ऊपर वो जाएंगे नहीं। गर्ग साहब लास्ट क्वेश्चन, प्लीज गर्ग साहब, सर गर्ग साहब सीनियर, गर्ग साहब करो देंगे। अरे ये बोलो ना अभी, क्या शाम तक? गर्ग साहब बोलो यार, गर्ग साहब ने बोल रहे हैं, गर्ग जी बोलो प्लीज, भाई गर्ग जी बोलो, हाँ जी से हो गया। गर्ग जी बोलो।
इंडिया की गठबंधन गर्ग जी सबसे राणा जी बताइए। सबसे सीनियर गर्ग जी। पंजाब में नशा और लॉ एंड ऑर्डर की तो उसी के साथ आपका गठबंधन है, उस पर आपके क्या कहते हैं? आपके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आपका नेशनल लीडर कोई नहीं बोल रहा। पंजाब में नशा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है और आपका उनसे गठबंधन है। उनसे लड़ रहे हैं हम लोग, नहीं सर यहाँ नहीं है, गर्ग जी यहाँ लास्ट नहीं है, देखिए इसीलिए यहाँ नहीं है। कहीं पर स्टेट लेवल पे अलग ढंग से, लेकिन यहाँ पर हमारी लड़ाई जारी है ऐसे उसूलों के खिलाफ। और ऐसे लोग जो रिप्लाई नहीं यानी रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो तो हम लड़ ही रहे। हम क्या पीछे हटे हैं? थोड़ी, हम लड़ते रहेंगे, इसमें हम कामयाब होंगे, लोगों को भी मालूम होगा। चलिए सर, हाँ प्लीज चलो